हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए विशाल जैन। आज हम देखेंगे द कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिक डेफिनेशन एंड सम फीचर्स के बारे में। मैंने इससे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियोस मेरे चैनल पे डाल रखी है। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार की अगर डिफ़िकल्टी होती है या आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक का लेक्चर डालूं तो आप मेरे को उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो हम आज देखेंगे द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? इससे पहले द कंपनीज एक्ट 1956 था, बट इस एक्ट को बनाने का रीज़न क्या है? तो हम समझते हैं कि किसी भी एक्ट को बनाते हैं जब जो पुराना कोई एक्ट अगर चल रहा है तो उसमें कोई लूप होल है या उसके अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर किसी चीज़ के लिए कोई लॉ नहीं है तो लोग तोड़ते उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बाइक चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं तो उसके लिए अलग से एक नियम होता है, उसके लिए एक अलग से लॉ है। बट अगर हम पैदल चलते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है कि आपको ऐसे ही चलना है या आपको ऐसे घर से निकलना है तो ये वाला मतलब लेफ़्ट पैर लेके निकलना है, या जब घर के अंदर आना है तो राइट पैर लेके आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज उसमें कोई नीड नहीं है। बट जैसे जैसे गाड़ी पे आए, हम लोग गाड़ी यूज़ करना स्टार्ट किया, एक्सीडेंट से बचने के लिए, रश ड्राइविंग से बचने के लिए एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उसी प्रकार से कंपनीज़ के लिए नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। मतलब कि जो कंपनीज एक्ट जो बनाया है वो पुराने सारे एक्ट थे उनको कंसोलिडेट करने के लिए है, एंड जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए बनाया गया। तो उसके अंदर जो लूप होल्स वगैरह थे उसे हटाने के लिए बनाया गया। तो ये एक्ट कब आया फोर्स में? उसे प्रेसिडेंट सर की जो एक्सेंट थे वो कब मिली? तो दिस एक्ट रिसीव्ड एसेंट्स ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013 एंड was notified in official gazette on 30 अगस्त 2013 फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट सर ने 29 अगस्त 2013 को इसको मंजूरी दी और ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाइड हुआ, उसमें पब्लिश हुआ 30 अगस्त को। अब ये तो नोटिफिकेशन आ गया कि ये एक्ट आया, बट इसके सेक्शन से वो टुकड़े टुकड़े में आए, पार्ट पार्ट में आए। जैसे सेक्शन 1 था वो 30 अगस्त को आया जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हुआ था, एंड 98 सेक्शंस वो फोर्स में आए 12 सितंबर 2013। Then this act helps to regulate the companies and to prevent damage caused by company। ये एक्ट का फंक्शन क्या होता है? ये एक्ट रेगुलेट करता है कंपनीज़ को चलाने के अंदर सहायता देता है कि कंपनी को कैसे काम करना चाहिए, कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, एक्सेट्रा। और अगर कंपनीज़ की वजह से किसी को डैमेज हो रहा है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस डैमेज से बचने के लिए इस एक्ट हेल्प करता है। फिर द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अब ये कंपनीज एक्ट 2013 एम्स करता है, वो ज़्यादा ध्यान देता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसे इम्प्रूव करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, विसल ब्लोवर की इन्होंने जो फंक्शंस है उसको निकाला। फिर जो रेगुलेशंस थे, रूल्स रेगुलेशंस थे, पहले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, पेचीदा थे, तो उसे सिंप्लीफाई करा। लाइक आपको जो काम करना है उसका सिंप्लीफाइड तरीका बता दिया, एंड बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, तो उससे पेपर वर्क बच जाता है और टाइमिंग का जो वॉल्यूम है, जो टाइमिंग का गैप है वो भी कम हो जाता है। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसके बारे में भी सोचा। जो पुराने एक्ट थे जैसे 1956 है,
1886 है, 1882 है, 1913 है और 1942 है। इनमें क्या होता था कि जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स है, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स का वो छोटा सा पार्ट जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है और कैपिटल भी कम है, तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। पहले अगर कोई भी डिसीजन होता है वो वैसे भी मेजोरिटी करता है, तो उन माइनॉरिटी के आवाज़ को दबा दिया जाता है। बट इस एक्ट के अंदर ऐसा बताया है, इस एक्ट के अंदर जो माइनॉरिटी का इन्वेस्टर्स है उसके जो इंटरेस्ट है, भावना है उनका नुकसान नहीं होने देना। क्यों? अगर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनको बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है या उनके जो अधिकार है उसको हनन हो रहा है, उसे छीना जा रहा है, तो वो अगर कंप्लेन करते हैं तो उसके ऊपर सुनवाई होती है। तो ये इस एक्ट की बहुत अच्छी बात है। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। अब ये एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल होता है? तो पहला पॉइंट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आप देख सकते हैं कि 1956, 1886, 1882, 1913 और 1942 ये कुछ एक्ट जो कंपनीज के रिलेटेड थे वो आए थे। अब 2013 का एक्ट आया तो इसने इन सबको कंसोलिडेट कर दिया। अगर इनमें किसी में कोई अलग पॉइंट था तो उसको कंसोलिडेट किया, प्लस उसमें अगर कुछ लूप होल था तो उसके अंदर अमेंडमेंट किया। हमेशा मेनली अच्छे के लिए होता है, उसके अंदर कोई लूप होल होता है, कोई गलती रहती है, कोई मिस्टेक रह जाती है, तो उसके बेटरमेंट के लिए उसको सही करते हैं अमेंडमेंट से। इंश्योरेंस कंपनीज पे लागू होता है, बैंकिंग कंपनीज पे लागू होता है। कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है या उसको सप्लाई करती है उस पर भी लागू होता है। एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेट बाय द एनी एक्ट फॉर टाइमिंग इन फोर्स एंड एज गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, कि और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट होती है किसी भी एक्ट में और अगर गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर रखा है तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि XYZ लिमिटेड है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 1912 अंडर कंपनीज एक्ट 1882। मतलब ये जो पुराना एक्ट है 1882 जो सबसे पहले एक्ट आया था उसके अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब क्या 2013 का एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो उस पर एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट उसके अकॉर्डिंग द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उस पर ये एप्लीकेबल होगा। मतलब आप 1882 और 2013 के बीच में पुराने किसी भी एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उस पर भी ये लागू होगा। एंड 2013 जब ये एक्ट आया अगर उसके बाद में भी आप इनकॉर्पोरेट करते हो तब तो इस पर लागू होगा ही। हमने ये समझ लिया कि ये कंपनी एक्ट आया क्यों, हमने ये देख लिया कि ये एप्लीकेबल होता क्या है, बट क्या हमने देखा कि कंपनी क्या होती है? तो हम देखते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो हम पहले इसका पूछ चुके हैं कि एप्लीकेबल किस पे, ये वही बात बता रहा है। इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर कोई भी कंपनी बनी है इस एक्ट में या पुराने किसी एक्ट में कोई कंपनी बनी है, किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो उसे कंपनी कहेंगे। तो इस डेफिनेशन से मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ में आएगा कि कंपनी होता क्या है। इसके अकॉर्डिंग तो जो कंपनी बनती है वो कंपनी होती है, बट कंपनी किसे बोलेंगे? तो हमने ये देखा कि कंपनी का डेफिनेशन दिया है, बट हमें कंपनी क्या होती है ये समझने के लिए उसके फीचर्स देखने पड़ेंगे कि अगर ये फीचर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर है तो वो कंपनी कहलाएगी। तो वो क्या क्या है हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम मेंबर्स हु कंपोज इट। मतलब जो कंपनी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन है, जो मेंबर उसको कंपोज करते हैं उससे डिफरेंट है। भले ही जो मेंबर्स है वही जाके कंपनी को चलाएंगे, उन्हीं के बेनिफिट के लिए सब कुछ होगा। एक तरह से जो कंपनी वर्क करेगी, जो प्रॉफिट आएगा वो उन्हीं को मिलेगा एज ए फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बोनस शेयर्स एक्सेट्रा। बट फिर भी कंपनी का एक अलग एग्जिस्टेंस है,
वो एक अलग मतलब खुद का उसका असलियत है, और एक मेंबर्स जो है उनके अलग असलियत है। A shareholder cannot be held liable for the act of the company, even if he holds virtually the entire share capital of company. अगर कंपनी को बनाया मेंबर्स ने, एंड मेंबर्स में से कोई एक मेंबर है जिसके पास वर्चुअली सारी शेयर कैपिटल है, मतलब 99.99% शेयर उस पर्सन के पास है और एक सिंगल शेयर किसी और के पास है, फिर भी अगर कंपनी किसी भी चीज़ के लिए लायबल होती है, लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, लायबिलिटी अगर क्रिएट कर रही है या किसी भी चीज़ के लिए वो लायबल है या कोई किसी की तरीके का लॉ को वायलेट कर रही है, फिर भी जो शेयर होल्डर है हम उसको लायबल नहीं कर सकते, हम उससे रिकवरी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की पेमेंट की, या हम उससे किसी भी प्रकार का केस नहीं कर सकते। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट अभी हमें ये समझना है कि जो शेयर होल्डर है उसको हम कंपनी के एक्ट या कंपनी की गलती के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। फिर एक कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, हैव बैंक अकाउंट, रेज लोन, इनकर लायबिलिटीज़ एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कंपनी एक प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसका एक अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, वो खुद के नाम पे लोन ले सकती है, अपने नाम पे वो खर्चे कर सकती है और किसी भी पर्सन से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मतलब एक जो इंसान जो काम कर सकता है वो सारे अधिकार कंपनी को भी मिलते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट कर सकती है, लोन ले सकती है, इनकम लायबिलिटी वो खर्चे कर सकती है और एक कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी के साथ हो सकती है। फिर क्रेडिटर्स कैन स्यू ओनली द कंपनी बट नॉट हिज मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। मतलब अगर कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड अगर वो पर्सन चाहता है कि वो उस पे केस करे, कंपनी पे केस करे, तो वो सिर्फ कंपनी पे केस कर सकता है, वो उसके मेंबर्स या उसके डायरेक्टर पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। भले ही वो वर्चुअली भी एक होना, फिर भी दोनों में डिफरेंट है। फिर ए मेंबर डजंट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। लाइक अगर कोई मेंबर है उसने इंश्योरेंस कराया कंपनी के किसी भी असेट का, लाइक समझ लीजिए कंपनी ने जो मेन बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस कराया और उसमें बेनिफिशियरी खुद को रखा कि अगर कुछ होता है तो पेमेंट मुझे मिलेगा, इंश्योरेंस का जो पैसा है वो मुझे मिलेगा। बट कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मेंबर और कंपनी अलग अलग है, दोनों का एकदम से कोई रिश्ता नहीं है। एज ए मेंबर उसका ऑनर होता है, बट वो दोनों एग्जिस्टेंस अलग अलग है। अगर कुछ इंश्योरेंस भी होगा तो कंपनी अपने नाम पे करेगी, इंश्योरेंस का पैसा आएगा जो अपने नाम पे आएगा। तो मेंबर का किसी भी प्रकार का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता है कंपनी की प्रॉपर्टी में। तो हम ये देख सकते हैं डायग्राम कि जो कंपनी है और जो शेयर होल्डर है वो दोनों सेपरेट है। तो हम एक केस स्टडी देखते हैं, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये 1925 का केस है कि मैक्यूरा was holder of nearly all except one share of the timber company. He was also a major creditor of the company. M insured the timber of company in his own name. उसने अपने नाम पे इंश्योरेंस कर, मतलब अपने नाम पे उसने बेनिफिशियरी दिखाया। इंश्योरेंस कैसा कराया? कंपनी के टिम्बर का। टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर। एम क्लेम इंश्योरेंस कंपनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी was not liable to him as no shareholder has any right to any item of property owned by the company. अब क्या केस है, आप समझते हैं कि मैक्यूरा जो है उसके पास सारी शेयर कैपिटल है एक टिम्बर कंपनी की, एक्सेप्ट वन कि एक शेयर किसी और पर्सन के पास है। अब ये पर्सन जो है कंपनी को सेल भी करता है सबसे ज़्यादा। वन ऑफ द मेजर जो क्रेडिटर है वो ये आगे सप्लाई टेंडर करता है और टेंडर का आगे सप्लाई कंपनी किसी और को करती है। अब कंपनी का टेंडर है, इसने कंपनी को बेच दिया, बट अब जो कंपनी के पास जो टेंडर पड़ा है उसका इंश्योरेंस ने कराया। अब लीगली इंश्योरेंस कंपनी का है, कंपनी की स्टॉक है, तो कंपनी के नाम से होना चाहिए, पर इसने कराया खुद के नाम पे। अब अनफॉर्चुनेटली जो टिम्बर था वो जल गया, फायर में लॉस्ट हो गया। अब एम ने क्लेम कर लिया इंश्योरेंस कंपनसेशन, बट इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है इसको किसी भी प्रकार का पैसा देने के लिए, बिकॉज शेयर होल्डर के पास किसी भी प्रकार का राइट नहीं होता है प्रॉपर्टी ओन बाय द कंपनी पे।
अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उस पर शेयर होल्डर का किसी भी प्रकार से राइट नहीं होता। सेकंड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर में डाई और चेंज नंबर ऑफ टाइम बट द कंपनीज गोल, डेथ, unsoundness and insolvency of all members doesn't affect the existence of company. Law alone can bring end to the life of company. मतलब मेंबर चाहे मर जाए या नंबर्स ऑफ टाइम चेंज हो जाए, आज मैं मेंबर था, कल कोई और हो गया, परसों कोई और हो गया, बट जो कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस है वो चलती रहेगी। उसको इससे इफेक्ट नहीं होगा कि अगर मेंबर मर भी जाता है, क्योंकि अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी रहेगा, तो एक प्रकार से वो मेंबर बन जाएगा। फिर डेथ, अनसाउंडनेस एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल मेंबर्स डजंट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। अगर सारे मेंबर की मौत हो जाती है या वो पागल हो जाते हैं या वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बट फिर भी जो कंपनी है उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी चलती रहेगी, वो फिर भी अपना एग्जिस्टेंस रखेगी। एक लॉ कैन अलोन ब्रिंग एंड टू द लाइफ ऑफ कंपनी। लीगली ही, हम सिर्फ लीगली ही कंपनी का मतलब एंडिंग कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लीगली, उसे लीगल प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है, उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो सिर्फ लॉ ही, लीगली ही हम उसे मतलब ख़त्म कर सकते हैं। लाइक हम अगर मेंबर्स चाहे तो वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं। अगर कोर्ट बोलती है कि आपकी कंपनी का फॉर्मेशन फ्रॉड के लिए हुआ है या डिफीट लॉ को डिफीट करने के लिए हुआ है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कंपनी का वाइंडिंग अप के लिए। मेंबर आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा के लिए चलेगी जब तक कि लॉ कंपनी के जीवन को समाप्त नहीं कर देता। एक एग्जांपल है कि सपोज़ एक कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर थे और वो एक ही प्लेन में जाके किसी मीटिंग के लिए वो एक ही प्लेन में गए। अब प्लेन क्रैश हो गया और जो 100 मेंबर्स थे उन सब की डेथ हो गई, बट क्या कंपनी सर्वाइव करेगी? इसका आंसर है यस, कंपनी हमेशा सर्वाइव करेगी, चाहे मेंबर की डेथ हो जाती है या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनके बाद उनकी नॉमिनी होंगे, नॉमिनी नहीं होंगे तो क्रिएटर्स को तो पेमेंट देना ही है, डायरेक्टर संभालेंगे उसको, बट कुछ भी करके कंपनी चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो डिपेंड्स करती है कि मेंबर किस कंपनी के अंदर, किस टाइप की कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है। तो इसका क्या है ये हम देखते हैं कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर विल डिपेंड ऑन काइंड ऑफ कंपनी ऑफ विच ही इज़ मेंबर। वो किस प्रकार की कंपनी के अंदर मेंबर है वो उस पर उसकी लायबिलिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वो लिमिटेड बाय शेयर हो सकता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किसमें कितनी लायबिलिटी होगी। तो इन फॉलोइंग केसेस लायबिलिटी ऑफ मेंबर विल बी लिमिटेड। फर्स्ट पॉइंट है, इन केसेस के अंदर जो लायबिलिटी है मेंबर की वो लिमिटेड होगी। कहाँ तक होगी वो हमें समझना है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इन सच टाइप ऑफ कंपनी लायबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है उसके सामने शेयर होल्डर को कितना पेमेंट देना बाकी है उतना ही उस पर लायबिलिटी रहेगी। लाइक 10 रुपये का शेयर है और शेयर होल्डर ने खरीद लिए 100 शेयर, टोटल उसको 1000 रुपीज़ देने हैं, बट स्टार्टिंग में उसने सिर्फ 4 रुपये दिए पर शेयर, तो उसने 400 रुपये दे दिए। अब एट द टाइम कि कंपनी को ज़रूरत पड़ गई पैसों की, कंपनी को सपोज़ 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ गई, बट जो मिस्टर एक्स है उसे सिर्फ 600 रुपये देने बाकी है अपने शेयर कैपिटल के सामने, तो उसे 600 रुपये ही देगा। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि बाकी के रुपए कहाँ से आए। 10,000 माइनस 600, 9,400 रुपीज़ कहाँ से भी आए उसे कोई मतलब नहीं है, वो फ्री है। अब कंपनी उसे 1 रुपया भी नहीं मांग सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है मुन्ना भाई, ये है XYZ कंपनी है, उसका क्रेडिटर है मुन्ना भाई, ये दिख रहा है आपको डॉन। अब XYZ कंपनी है, उसका एक मेंबर है, ये मान लीजिए आप मिस्टर डी।
अब क्रेडिटर जाता है XYZ के पास कि मुझे मेरा पेमेंट चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। अब जो XYZ है ये जाएगी शेयर होल्डर के पास कि जो अनपेड शेयर कैपिटल वो मुझे दे दीजिए, इसने दे दी। तो ये एक तरह से चेन बन गई कि क्रेडिटर जाएगा कंपनी के पास, कंपनी के पास अगर पेमेंट नहीं है, फंड नहीं है, तो वो शेयर होल्डर से मांगेगा। बट अगर क्रेडिटर बोले कि मैं डायरेक्ट शेयर होल्डर से ले लूँगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो क्रेडिटर कभी भी शेयर होल्डर के पास जाकर रुपए नहीं मांग सकता। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लायबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू गारंटी वैल्यू amount to be called up only at time of winding up of a company. Means suppose there is two partners, Mr. X and Mr. Y. उन दोनों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का इच्छा करी। उन्होंने सोचा कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी करेंगे, तो उन्होंने मेमोरेंडम में लिख दिया कि 5 करोड़ रुपीज़ वो देंगे। अब एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन उन्होंने 2 करोड़ रुपये दे दिए। बिजनेस बहुत अच्छा चला, इन्होंने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट से उन्होंने और मशीनरी खरीदी और प्रोडक्शन किया। बट थोड़ा टाइम बाद में जब उन्होंने एक्सपांशन कर लिया, उन्होंने और अपनी लोन वगैरह लेके मार्केट से पैसे लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा, बट मार्केट में आ गया डिप्रेशन। उनका जो रॉ मटेरियल था वो बड़ा ख़राब हो रहा था, और जो फिनिश गुड्स था वो बिक ही नहीं रहा था। तो उनको ज़बरदस्ती या वॉलंटरी लिक्विडेशन में जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसे देने के नहीं थे। सपोज़ मार्केट से उनके पास जो पैसे मांगने वाला है वो आए 100 करोड़ के, बट जो गारंटी थी, इन्होंने जो गारंटी दी थी वो दी थी अप टू 10 करोड़। उसमें से भी ये 4 करोड़ दे चुके दोनों मिला के, तो ये दोनों ही 3-3 करोड़ ही देंगे अब। एंड जो बाकी के अमाउंट है वो तो या तो असेट से आएंगे या फिर उसका कुछ भी नहीं होगा। बट जो क्रेडिटर्स है वो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो मेंबर है, दो मेंबर जो है, उनसे पैसे डायरेक्टली नहीं मांग सकते। एक जो डिफरेंस है लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स का, ये है कि लिमिटेड बाय गारंटी में एक नॉमिनल अमाउंट गारंटी की जाती है कि हम इतने पैसे दे देंगे, बट लिमिटेड बाय शेयर्स में जो मेंबर्स है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये दो तो हो गए लिमिटेड। अब अनलिमिटेड, तो इन केस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, in unlimited company liability will be unlimited but only towards company not toward third party. सपोज ऊपर के एग्जाम्पल के अंदर 100 करोड़ रुपीज़ क्रेडिटर्स मांगते थे। अब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई है, उन दोनों की लायबिलिटी आ रही 50-50 करोड़ रुपीज़। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात हो रही है, तो दोनों की लायबिलिटी आती है 50-50 करोड़ रुपीज़। इन दिस मैटर जब दोनों ने 50-50 करोड़ रुपीज़ आ रही है, और सपोज मिस्टर एक्स के पास 50 करोड़ रुपीज़ थे, उसने कंपनी को अपनी लायबिलिटी दे दी, एंड मिस्टर वाई जो है उसके पास सिर्फ 3 करोड़ ही थे, तो उसने 3 करोड़ दिए। अब जो 47 करोड़ रुपीज़ का जो अमाउंट है वो क्रेडिटर्स मिस्टर एक्स से नहीं मांग सकते, कंपनी जो है वो मिस्टर एक्स से नहीं मांग सकती, बिकॉज इसकी जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, बट देयर इज़ अ शेयरिंग। उसकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के टूवर्ड्स थी। जो उसने अपना जो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी उसके अंदर से जो अपना पार्ट था वो उसने फुलफ़िल कर दिया। अब ना उसकी लायबिलिटी मिस्टर वाई के टूवर्ड रहती है ना क्रेडिटर्स के टूवर्ड रहती है। इसका मतलब क्या होता है अनलिमिटेड का, कि टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ लायबिलिटी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग मेंबर्स। क्या बोला है कि इक्वली डिवाइडेड अमंग मेंबर्स एट द टाइप ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अब जो लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड गारंटी, इनमें डिफरेंस क्या है कि शेयर्स के मामले में पैसा आप कभी भी मंगा सकते हो एट एनी टाइम, बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जो पैसा है वो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम मंगा सकते हो, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। 4th पॉइंट क्या बोलता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ए कंपनी इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस रेदर देन नेचुरल बर्थ। It is legal, judicial as it created by law. It is a person
clothed with all the rights of an individual. Even member can contract with company, acquire right against it, or incur liability to it. It can sue and be sued in its own name. As company is artificial person, it can act only through its directors, agents, but they are neither agent of the member nor they work for member. तो ये 4 पॉइंट क्या बोलता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है, उसे बनाया जाता है, वो एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन है, वो ह्यूमन मेड है, उसका एक नेचुरली जन्म नहीं होता, उसे एक आर्टिफिशियली तरीके से लीगली जन्म होता है. तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है कि कंपनी इज़ ए पर्सन, वो एक पर्सन है, उसे दर्जा दिया हुआ है आर्टिफिशियल पर्सन का, क्रिएटेड बाय प्रोसेस. ये एक प्रोसेस से बनती है, लीगली प्रोसेस से बनती है, नेचुरल बर्थ की जगह. फिर ये लीगल और जुडिशियल होता है एज इट क्रिएटेड बाय लॉ. लीगल ये क्रिएटेड बाय लॉ होता है और इसका एंड भी लीगली ही होता है. और एक तरह से ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्लोथेड विथ ऑल द राइट्स ऑफ एन नेचुरल इंडिविजुअल पर्सन. मतलब ये अपना बैंक अकाउंट हो सकता है इसका, ये प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है खुद के नाम पे, एक लोन ले सकता है, ये इनकम लायबिलिटी कर सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. बट कुछ एक्सेप्शंस है इसके कि लाइक ये मैरिज ही नहीं कर सकता, एक्सेप्ट है. थर्ड पॉइंट, इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी. जो मेंबर्स है, जो इसके ओनर है, वो इसके लिए इसके साथ एक अलग से रिलेशन कर सकते हैं नॉर्मल बिजनेस का, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का. वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिजनेस सेल परचेज का, इसके अगेंस्ट राइट एक्वायर कर सकते हैं और लायबिलिटी इंकर कर सकते हैं. जो कंपनी है आप उस पर केस कर सकते हो या कंपनी आप पे केस कर सकती है. इसके लिए आप पे मेंबर पे केस करने की ज़रूरत नहीं है या मेंबर को आप पे केस करने की ज़रूरत नहीं है. और एज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू इट्स डायरेक्टर्स एंड एजेंट, बट दे आर नाइदर एजेंट ऑफ द मेंबर नॉट दे वर्क फॉर मेंबर. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इससे खुद का कोई माइंड नहीं होता है, इसकी खुद की कुछ नॉलेज नहीं होती है, ये एक्ट करती है बाय इट्स डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स जो है वही इसका माइंड होता है, वही इसे कंट्रोल करता है, वही सारे इसके लिए डिसीजंस लेते हैं. और ये एजेंट्स और डायरेक्टर की वजह से ही कंपनी चलती है. बट जो डायरेक्टर और एजेंट जो है, ये लोग मेंबर्स के ना तो एजेंट है, ना उनके ट्रस्टी है, ना वो उनके लिए वर्क करते हैं, वो कंपनी के लिए वर्क करते हैं. भले उसकी कंपनी की ओनरशिप मेंबर के पास है, बट हमने पहले ही पढ़ा था कि कंपनी और मेंबर्स जो है वो सेपरेट है, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन्स है और दोनों के अंदर असमानता है. फिफ्थ पॉइंट, कॉमन सील्स. कॉमन सील्स क्या होता है? लाइक नॉर्मल पर्सन साइन करता है, उसी प्रकार से कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर होता है. मतलब कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, बट द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज़ मेड द कॉमन सील ऑप्शनल. अभी ऑप्शनल कर दिया है बाय ओमिटिंग द वर्ड्स एंड द कॉमन सील फ्रॉम सेक्शन 9. इवन इन यूके कॉमन सील हैज़ बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006. मतलब यूके के अंदर 2006 से ये ऑप्शनल करा दी गई है. इसके अलावा कंपनी के और भी फीचर्स है. फॉर एग्जांपल ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. नॉर्मली जो मेंबर्स है वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है. इन पब्लिक कंपनी वो किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है. लिस्टेड के अंदर नॉर्मली डे टू डे ट्रांजेक्शन होता ही है, शेयर मार्केट के अंदर वो सेल परचेज कर सकता है. और इन प्राइवेट कंपनी पहले ऑफ़र दिया जाता है जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उन्हें बेचो आप, अगर वो मना करते हैं तो आप बाहर भी बेच सकते हो, पर उस पर रेस्ट्रिक्शन होता है, प्रोहिबिशन नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है. एंड देन ये इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है. इसका जन्म नहीं होता है, इसे वॉलंटरी इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसे एक तरह से पैदा किया जाता है टू वर्क. और अप्रोक्सीमेटली फीचर्स मेन यही है. अगर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो आप 5 पॉइंट्स लिख लिए, बहुत इनफ होते हैं. और आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम विशाल जैन है. और प्लीज़ 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 इस वीडियो पे लाइक कमेंट एंड शेयर करिए. और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की गलती रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.